अच्छा जी, उसके बाद है अगला टॉपिक कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम सारा अभी हमने डिस्कस किया है नाम दानिश से। तो इंट्रोडक्शन देखिए सबसे पहले। कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जो किसी भी ऐसी कंडीशन की वजह से होगा जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्लूकोकॉर्टिकोइड यानी कि कोर्टिसोल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम ऐसा डिसऑर्डर है जो कॉज होता है बाय एनी कंडीशन दैट प्रोड्यूस एक्सेसिव कोर्टिसोल। कोई भी ऐसी बीमारी है या कंडीशन है जिसमें कोर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। तो क्या कॉजेज़ हैं, क्यों होता है कुशिंग सिंड्रोम? आइट्रोजेनिक कॉजेज़ और एक्सोजेनिक कॉजेज़ सारे हम डिटेल में देख चुके हैं पहले से। आइट्रोजेनिक कॉजेज़ यानी जो मोस्ट कॉमन कॉज है, बहुत से लोग कॉर्टिकॉइड स्टीरॉयड ले रहे होते हैं, प्रेडनिसोलोन वगैरह या नेल्ड कोई भी अस्थमा वगैरह का मसला है वो ले रहे होते हैं। तो आइट्रोजेनिक कॉज सबसे बड़ा वजह है, स्टीरॉयड लेने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है, कोर्टिसोल लेने की वजह से। दूसरी वजह होती है एंडोजिनस कॉज, जिसमें कुशिंग डिजीज़ हो। एक है कुशिंग डिजीज़ यानी कुशिंग सिंड्रोम ही होगा लेकिन पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से पिट्यूटरी बहुत सारा ACTH बना रहा है जिसकी वजह से फिर कोर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है और कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है। तो उसको कहते हैं कुशिंग डिजीज़, ये है कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग डिजीज़ ही कुशिंग सिंड्रोम करवा रही है क्योंकि पिट्यूटरी में ट्यूमर है। दूसरी वजह एंडोजेनस में अंदर कोई एड्रीनल का ट्यूमर है, ऊपर पिट्यूटरी वगैरह का मसला नहीं, एड्रीनल ट्यूमर है, वो कोर्टिसोल ज़्यादा बना रहा है, एड्रीनल एडिनोमा या एड्रीनल कार्सिनोमा। इसके अलावा एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन जैसे कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है जो कि बहुत सारा ACTH बना रहा है, फिर उसकी वजह से एड्रीनल से कोर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है, कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है। या इसी तरह मेडुलरी थायराइड कैंसर या कार्सिनोइड ट्यूमर जो ACTH या कोर्टिसोल ज़्यादा बना रहे हैं और कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है। ठीक है, तो दो वजूहत होती हैं, आइट्रोजेनिक एंड एंडोजेनस कॉजेज़। एंडोजेनस में कुशिंग डिजीज़, एड्रीनल ट्यूमर, एक्टोपिक ACTH। ठीक हो गया। अब आए क्लिनिकल फीचर्स पे। कुशिंग सिंड्रोम में नॉन स्पेसिफिक फीचर्स पहले कुछ होंगे। सेकेंडरी डायबिटीज़ होगी यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाइपरटेंशन होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, बोन की रिजॉर्प्शन। जो मोर स्पेसिफिक फीचर्स है ना उनकी सेंट्रल ओबेसिटी होगी। ठीक है, सेंट्रल ओबेसिटी, एब्डोमेन ज़्यादा मोटा होगा, एक्सट्रीमिटीज़ में वेस्टिंग होगी, पतली पतली बाजू और टांगें। ठीक है, मून फेशियस होंगे, मून लाइक फेस। मोस्ट स्पेसिफिक है कि इनको स्पॉन्टेनियसली ब्रूज हो जाएगा, खुद ही जो है ब्रूज हो जाता है। प्रॉक्सिमल मायोपैथी होगी, वीकनेस, स्किन पे स्ट्राया मिलेंगे, ठीक है, पर्पलिश स्ट्राया मिलेंगे कुशिंग सिंड्रोम में। फेस पे एक्नी होगी, हिर्सुटिज्म होगा, ठीक है, बाल होंगे, डिप्रेशन होगा, इंसोम्निया, इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबिलिटी क्योंकि कोर्टिसोल ज़्यादा है। ठीक है, लैब फाइंडिंग हमें क्या मिलती है कुशिंग सिंड्रोम में? इनकी हाइपरग्लाइसीमिया होगी। ठीक है, सेकेंडरी डायबिटीज़ हो जाती है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से, तो हाइपरग्लाइसीमिया, सोडियम भी ज़्यादा, हाइपरनेट्रीमिया, लेकिन पोटेशियम कम होगा, हाइपोकेलीमिया, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकोइड की वीक मिनरलोकॉर्टिकोइड भी जो है ज़्यादा हो गया है तो इसलिए पोटेशियम कम हो गया, हाइपोकेलीमिया, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डेवलप करेगा। ठीक है, किस तरह से हम डायग्नोस करते हैं कि भाई इस पेशेंट को जो है वो कुशिंग सिंड्रोम है? तो उसमें पहला स्टेप होता है कि डज द पेशेंट हैव कुशिंग सिंड्रोम, यानी उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को कंफर्म करते हैं हमेशा। बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ, अब तो याद भी हो गया होगा कि पहले हमने प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम को कंफर्म करना है, फिर देखना है व्हाट इज़ द कॉज। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए कुशिंग सिंड्रोम को हम कोई भी फॉलोइंग 3 टेस्ट कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कर लो, 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल लेवल करवा लो, या लेट नाइट स्लाइवरी कोर्टिसोल, तीनों में से कोई एक। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट जो है उसमें फ़र्दर आता है कि ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट भी होता है और दूसरा होता है 24 आवर लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट। इसकी डिटेल है। ठीक है, ओवरनाइट में ऐसा होता है कि हमने 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दे दिया पेशेंट को, नाम ही ओवरनाइट है ना, ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। 1 मिलीग्राम आपने डेक्सामेथासोन उसको ओरली दिया रात के 11 बजे, और उसका सीरम कोर्टिसोल सुबह आपने 9 बजे देखना है, क्योंकि हम डेक्सा दे रहे हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, तो नॉर्मली उसका कोर्टिसोल सुबह सप्रेस होना चाहिए। लेकिन अगर उसको कोई मसला है, कुशिंग सिंड्रोम अगर होगा, जैसे एक्टोपिक ACTH बन रहा है, कुशिंग डिजीज़ है, कोई भी वजह है जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम अगर होगा, तो उसका डेक्सामेथासोन देने पे उसका अपना कोर्टिसोल सुबह सप्रेस नहीं होगा। नॉर्मल पर्सन का सप्रेस हो जाएगा लेस देन 50 नैनोमोल पर लीटर। अगर ये कोर्टिसोल सुबह सप्रेस नहीं हुआ, इसका मतलब पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है। तो ये ओवरनाइट वाला डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। दूसरा 48 आवर वाला लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है। उसमें क्या होता है, वहाँ 1 मिलीग्राम था, यहाँ 0.5 मिलीग्राम लो डोज डेक्सामेथासोन देंगे, 6 आवरली देंगे, हर 6 घंटे पे 48 आवर्स तक, यानी 2 दिनों तक। फिर हमने 24 आवर यूरिन कोर्टिसोल मेजर करना है ड्यूरिंग सेकेंड डे।
ठीक है। नॉर्मल पर्सन का वही बात, कोर्टिसोल सप्रेस होगा, 50 से कम होना चाहिए, लेकिन जिसको कुशिंग सिंड्रोम होगा उसका ये डेक्सा देने पर कोर्टिसोल सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेक्सामेथासोन टेस्ट करते हैं। दूसरी मैंने आपको बताई थी, या तो आप 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल करवाओ, नाम से पता चला 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल। इसमें भी कंफर्मेशन के लिए मोर देन 2 टेस्ट चाहिए होते हैं। एक बार आपने ऐसा नहीं कि ना हाँ बड़ा हुआ है इसको है कुशिंग है, मोर देन 2 टेस्ट ये रिपीट करवाएंगे दोबारा। अगर एक बार एबनॉर्मल आता है, अगर पॉजिटिव आया यानी एबनॉर्मल आया, तो अबव रेफरेंस रेंज जो है वो, अगर पॉजिटिव आई ऐसे के लिए, तो रेफरेंस रेंज जो है वो कोर्टिसोल की, यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल की, एक बात याद रखिए, एज के हिसाब से भी वेरी करती है। जो 18 साल से बड़े इंडिविजुअल्स होते हैं उनका 3.5 से 45 माइक्रोग्राम पर 24 आवर होना चाहिए। ठीक है, इनका इतना होता है कोर्टिसोल, 3.5 से 45 माइक्रोग्राम 24 आवर में इनका यूरिनरी कोर्टिसोल होता है। ठीक हो गया। और आपने याद रखना कि यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल एज के हिसाब से भी वेरी करता है। ठीक है। तीसरी टेस्ट मैंने आपको बताई कि लेट नाइट या तो सलाइवरी कोर्टिसोल करवाएं। लेट नाइट सलाइवरी कोर्टिसोल में रात के 11 बजे कोर्टिसोल के लेवल मेजर किए जाते हैं। अगर जो है अबव रेफरेंस रेंज पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि इसको कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, हम कितना 15 नैनोमोल से अगर कम है तो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा है तो फिर सप्रेस नहीं हुआ, उसको जो है वो कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इन्वेस्टिगेशंस, उसमें भी कंफर्मेशन टेस्ट हुए हैं। ठीक है, अब एक क्लिनिकल पर्ल याद रखें, सस्पेक्टेड कुशिंग सिंड्रोम, यानी अगर आपको इन तीनों में से टेस्ट, ये तीनों टेस्ट अगर आपको एबनॉर्मल मिलते हैं, इन तीनों में से कोई एक, डेक्सामेथासोन वाला, यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल या लेट नाइट सलाइवरी, कोई भी एक एबनॉर्मल आता है, तो आप मोर देन 1 ऑफ द अबव टेस्ट रिपीट करवाओगे। यानी ये वाला सिर्फ आपने करवाया था, डेक्सा वाला एबनॉर्मल आया, तो आप इन दोनों में से भी कोई एक करवाओगे। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, अगर वो रिपीट टेस्टिंग नॉर्मल आती है, ये वाला एबनॉर्मल था लेकिन ये करवा के देखा 24 यूरिन वाला, ये नॉर्मल आया, तो इसका मतलब ये कुशिंग नहीं है। ठीक है, अगर रिपीट टेस्टिंग भी एबनॉर्मल है, तो मोर देन 2 आपने करवाए एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है, दूसरा भी एबनॉर्मल है, तीसरा भी करवा लिया, तीनों एबनॉर्मल हैं, तो फिर ये कंफर्म करता है इसको कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, ये सारा मैं आपको डेविडसन से फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पहला स्टेप हो गया कंफर्मेशन, हाँ कुशिंग सिंड्रोम है। दूसरा स्टेप होता है कि कुशिंग सिंड्रोम की वजह क्या है। वजह को कैसे ढूंढते हैं, हर पेशेंट में आपने वजह इस तरह ढूंढनी है, कंफर्म करनी है कुशिंग सिंड्रोम की, कि आप प्लाज्मा का ACTH लेवल जो है वो मेजर करोगे। प्लाज्मा ACTH से कॉज कुशिंग का पता चलेगा। अगर ACTH प्लाज्मा में उसका लो मिल रहा है, यानी पिट्यूटरी ACTH इतना नहीं बना रहा, इसका मतलब है उस ACTH के बगैर ही उसका कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है, ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, एड्रीनल्स में मसला है, वो खुद ही कोर्टिसोल बना रहे हैं, ACTH का रोल नहीं है। तो दूसरा स्टेप ये है कि एड्रीनल का MRI या CT करवाएंगे। एड्रीनल में देखिए ट्यूमर व्यूमर है, अगर प्लाज्मा का ACTH ये लो था तो हमने कहा इंडिपेंडेंट। अगर प्लाज्मा ACTH हमें हाई मिलता है या नॉर्मल मिलता है या हाई, तो इसका मतलब है ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, और उसकी सोर्स कोई भी हो सकती है। पिट्यूटरी का ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर जो ACTH ज़्यादा बना रहा है, या एक्टोपिक कहीं से ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से ACTH ज़्यादा है, फिर कोर्टिसोल ज़्यादा है। तो वजह ढूंढने के लिए ऑब्वियसली पता चल गया ना, पिट्यूटरी में मसला है या एड्रीनल में मसला है, तो प्लाज्मा ACTH से पता चलेगा व्हाट इज़ द कॉज, कहाँ है कॉज, क्यों कुशिंग हुआ, उसकी वजह कहाँ पर है। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है डिफरेंशिएट बिटवीन द पिट्यूटरी एंड एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन, यानी पिट्यूटरी से जो ACTH बन रहा है और एक्टोपिकली कहीं पर भी बॉडी में, तो उसमें डिफरेंशिएशन अब कैसे करें, कैसे पता चले कि ये ACTH आ कहाँ से रहा है। अगर ACTH ज़्यादा मिला वो पिट्यूटरी का या एक्टोपिक, उसकी फिर फर्दर डिफरेंशिएशन टेस्ट होता है, ये होता है तीसरा स्टेप। तो डिफरेंशिएट करने के लिए कि ACTH है कहाँ से, एक्टोपिक है या पिट्यूटरी से, इन दोनों में से कोई एक टेस्ट करेंगे। हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टेस्ट, ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 48 आवर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में क्या होता है, हाई डोज दे रहे हैं 2 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन का 6 आवर्ली 48 आवर्स तक देंगे, 2 दिन तक तकरीबन, और फिर सेकंड डे पे हम उसका 24 आवर यूरिन कोर्टिसोल देखेंगे, बिल्कुल उस सप्रेशन टेस्ट की तरह है, बस वहाँ लो डोज था, यहाँ हाई डोज है। अगर हमने इतना ज़्यादा हाई डोज डेक्सामेथासोन का दिया, हाई डोज ने अगर ACTH को सप्रेस कर लिया
ACTH सिक्रीशन सप्रेस हो गई है, तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को जो कुशिंग सिंड्रोम है, जो ACTH बढ़ा हुआ है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से बढ़ा हुआ है, पिट्यूटरी में मसला है। क्योंकि हमने डेक्सा दिया तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ACTH सप्रेस हो गया है। अगर हाई डोज देने पर ACTH सप्रेस नहीं होता, फेल हो गया टू सप्रेस, तो इसका मतलब है कोई और सोर्स है, हमने डेक्सा दिया है, उसने पिट्यूटरी को सप्रेस करने के बावजूद उसने मतलब सप्रेस नहीं किया उसको। पिट्यूटरी में अगर मसला होता तो वो सप्रेस हो जाता, अब क्योंकि सप्रेस नहीं हो रहा तो कोई ना कोई एक्टोपिक सोर्स है ACTH की। इस तरह से आपको पता चलता है, एक ये टेस्ट हो गया कि एक्टोपिक है ACTH या पिट्यूटरी से है, ठीक है। दूसरी टेस्ट होती है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट, CRH स्टिमुलेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हमने 100 मिलीग्राम कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन IV में देना है, फिर हम उस पेशेंट का कॉर्टिसोल और उसका ACTH चेक करेंगे। कॉर्टिकोट्रोपिन हमारा नॉर्मली हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा होता है ना, फिर वो ACTH बनाएगा, पिट्यूटरी को कहेगा ACTH बनाओ एंड सो ऑन। तो हम CRH दे रहे हैं 100 मिलीग्राम IV में, फिर उसका कॉर्टिसोल और ACTH दोनों देख रहे हैं। तो इस टेस्ट को हम पॉजिटिव तब कहेंगे अगर हमें CRH देने पर मोर देन 20% राइज मिलता है कॉर्टिसोल का, या फिर 50% राइज मिलता है ACTH का, तो मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव है। अगर हमारा ये वाला हाई डोज डेक्सामेथासोन जो है सप्रेस करता है ACTH को, यानी अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन से ACTH सप्रेस हो गया था, जो हमने यहाँ पे देखा, तो मसला पिट्यूटरी में था, या फिर अगर हमारा CRH स्टिमुलेशन टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, कोर्टिसोल भी बढ़ा, ACTH भी बढ़ा CRH देने पर, तो इसका मतलब है इन दोनों बातों का कि मसला पिट्यूटरी ग्लैंड में है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि पिट्यूटरी में अब जो मसला है उसको अब ढूंढें, तो उसके लिए MRI पिट्यूटरी होगी, ठीक है। MRI जो है उसमें 6 मिलीमीटर से छोटा ट्यूमर डिटेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए हम करवाते हैं बायलेटरल इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस वीनस सैम्पलिंग, BIPSS, ACTH की मेजरमेंट के लिए बायलेटरल इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस वीनस सैम्पलिंग, ठीक है, क्योंकि छोटा ट्यूमर नहीं डिटेक्ट होता। दूसरी बात कि अगर हमारे इस हाई डोज डेक्सामेथासोन ने ACTH को सप्रेस ना किया, ठीक है, और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट भी जो है नेगेटिव आया, कोर्टिसोल नहीं बढ़ा CRH देने पर, ना ही ACTH बढ़ा, तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक्टोपिक सोर्स है ACTH की। अगला स्टेप है उस एक्टोपिक सोर्स के लिए CT या MRI चेस्ट करवाएंगे, CT या MRI एब्डोमेन करवाएंगे, ताकि उस एक्टोपिक सोर्स को ढूंढे, लंग कैंसर है या कार्सिनोइड है, कहाँ से ये ACTH और ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएट करना है पिट्यूटरी और एक्टोपिक ACTH के दरमियान। पहला स्टेप था प्रेजेंस या एब्सेंस कुशिंग की, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया, 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल और लेट नाइट स्लाइवरी कोर्टिसोल। दूसरा स्टेप था कि कुशिंग सिंड्रोम की वजह क्या है, उसमें प्लाज्मा में ACTH देखते हैं, ठीक है। फिर पता चल गया वजह कहाँ है, फिर अब डिफरेंशिएट कैसे करें कि वो पिट्यूटरी है या एक्टोपिक है, ठीक है, ACTH की प्रोडक्शन कहाँ है, ये हो गया सारा। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के लिहाज से। तो कुशिंग सिंड्रोम की ट्रीटमेंट में जो कुशिंग डिजीज़ होती है ना, डिजीज़ क्या था, डिजीज़ था कि पिट्यूटरी में ट्यूमर है जो ACTH ज़्यादा बना रहा है और कुशिंग सिंड्रोम करवा रहा है। ACTH ज़्यादा बना के फिर एड्रीनल को कह रहा है कोर्टिसोल ज़्यादा बनाओ, वो कुशिंग डिजीज़ थी। तो उसमें पिट्यूटरी में ट्यूमर है, उसके लिए ट्रीटमेंट है कि स्फीनोइड साइनस के थ्रू हम जाते हैं, सर्जिकल रिमूवल करेंगे उस ट्यूमर का। सर्जरी अगर सक्सेसफुल नहीं है तो फिर हम पिट्यूटरी की रेडियोथेरेपी प्लस बायलेटरल दोनों एड्रीनल्स निकाल देंगे, एड्रीनलेक्टमी, रेडियोथेरेपी, बायलेटरल सर्जिकल एड्रीनलेक्टमी करेंगे। एड्रीनल में अगर मसला, ये तो हो गया कुशिंग का, ठीक है, एड्रीनल में ही ट्यूमर है तो उसका सर्जिकल रिमूवल होगा। कहीं एक्टोपिक अगर ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो उसका भी सर्जिकल रिमूवल होगा। एक बार याद रखिए कि ये जो ट्रांसस्फिनोइडल सर्जरी हमने की थी, इसके बाद हमने थोड़ी सी ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी होती है, ठीक है। थोड़ा सा हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाता है, ट्यूमर निकाला है ना, तो इसलिए थोड़े से ACTH सप्रेस हो जाएगा, तो बिल्कुल सप्रेस भी नहीं करना, तो कुछ टाइम के लिए ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिप्लेसमेंट देंगे। लाइफ लॉन्ग ग्लूकोकॉर्टिकोइड प्लस मिनरलोकॉर्टिकोइड रिप्लेसमेंट हम तब देंगे जब दोनों एड्रीनल्स अगर निकाल दिए गए हों, तो वो पूरी ज़िंदगी, ये तो थोड़े टाइम के लिए दे रहे थे ट्रांसस्फिनोइडल में, यहाँ हमेशा लाइफ लॉन्ग देंगे एड्रीनलेक्टमी के बाद, ठीक है। अब जो है एक छोटा सा टेबल है जिसमें कुशिंग सिंड्रोम का ओरिजिन गिवन है, ठीक है, यहाँ पर देखें।
तो कुशिंग सिंड्रोम में सबसे पहले देखें लैब टेस्ट है, पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम, एड्रीनल कुशिंग सिंड्रोम एंड एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, अगर पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम होगा, सीरम कोर्टिसोल की पहले बात करते हैं। सीरम में ब्लड में कोर्टिसोल ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली अगर पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम है। एसिटीज़ ज़्यादा बना तो सीरम में कोर्टिसोल ज़्यादा हो गया। एड्रीनल में भी, एक्टोपिक में भी, सब में एसिटीज़ ज़्यादा होता है तो इसलिए कोर्टिसोल ज़्यादा होगा। 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोल भी तीनों में हमें एलिवेटेड मिलेगा क्योंकि सीरम में ज़्यादा है, तो यूरिन में भी तीनों में एलिवेटेड। जो लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट कर रहे थे ना कॉज को ढूंढने के लिए, सॉरी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, कि कुशिंग सिंड्रोम है या नहीं है, तो उसमें पिट्यूटरी में अगर होगा, पिट्यूटरी का कुशिंग सिंड्रोम में डेक्सा देने पर कोर्टिसोल सप्रेस नहीं होगा। लो डोज़ की मैं बात कर रही हूँ, लो डोज़। हाई डोज़ अगर देंगे ना डेक्सा का तो वो उसको सप्रेस कर रहा है कोर्टिसोल को। अगर पिट्यूटरी में कुशिंग सिंड्रोम में पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर है तो हाई डोज अगर डेक्सा देंगे तो वो उसको फीडबैक करके कोर्टिसोल को सप्रेस कर देगा। हाई डोज डेक्सा कितना था? 2 मिलीग्राम। ठीक है, और प्लाज्मा में ACTH, इसमें हमें पिट्यूटरी में मसला है तो इंक्रीज़ मिलेगा। अब लो डोज डेक्सा जो है वो एड्रीनल को भी सप्रेस नहीं करेगा, एक्टोपिक को भी कुशिंग सिंड्रोम को सप्रेस नहीं करता। यानी क्योंकि इसमें एक्टोपिक है, ACTH कहीं और से सिक्रीट हो रहा है तो उसकी वजह से कोर्टिसोल ज़्यादा है, डेक्सा देने पे सप्रेस नहीं होगा। एड्रीनल में भी कोई ट्यूमर है तो कोर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है तो डेक्सा देने पे वो सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, और ना ही इनसे हाई डोज से होगा। सिर्फ हाई डोज पे जो पिट्यूटरी वाला होगा ना वो कोर्टिसोल सप्रेस हो जाएगा। प्लाज्मा ACTH की तीनों की बात करें, पिट्यूटरी में ऑब्वियसली ट्यूमर है तो वो प्लाज्मा ACTH ज़्यादा बन रहा है। एक्टोपिक में भी कहीं पर ट्यूमर है, कार्सिनोइड वगैरह, ACTH ज़्यादा बना रहा है। एड्रीनल्स में तो ACTH का रोल नहीं है ना, एड्रीनल सिर्फ खुद ही उनका ट्यूमर वगैरह है जिसकी वजह से एड्रीनल कोर्टिसोल ज़्यादा बना रहे हैं। तो एड्रीनल कुशिंग सिंड्रोम में प्लाज्मा ACTH डिक्रीज़ मिलता है। ठीक है, और वो नेगेटिव फीडबैक के भी थ्रू कोर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है तो प्लाज्मा ACTH हमें डिक्रीज़ मिलता है। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कुशिंग सिंड्रोम इरफान मसूद से। नेक्स्ट जो है अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म डिस्कस करेंगे।